मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होते हुए क्या उनको उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता? प्रज्वल वाला केस कोई नया केस नहीं है। बीजेपी वाले सब जानते थे कि वो इंसान कैसा है, उसका कैरेक्टर क्या है। नीचता की आपने सारी हदें पार कर दी हैं कि एक नहीं, दो नहीं, 2800, और वो कब से ये सब कर रहा है। और बीजेपी ऐसे अलायंस में उसको लेती है और उसको टिकट देती है, प्रचार करते और प्रधानमंत्री जी उसको सपोर्ट करते हुए लोगों से अपील करते हैं वोट की। ये सारे घिनौने अपराध जब उसके सामने आ जाते हैं तो उसको रातों रात भगा दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी से कि 400 का सिलेंडर जब होता है तो वो सड़क पे बैठ जाती है, रेप होता है तो वो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज देती है। उस सरकार को जो कि अकाउंटेबिलिटी लेती है हर रेप का, हर क्राइम का, उस इंसान को आप चूड़ियां भेजते हो। आज उन्होंने मोदी जी को चूड़ियां क्यों नहीं भेजी? आज उन्होंने अमित शाह जी को जो ये टिप्पणियां कर रहे हैं उनको क्यों नहीं चूड़ियां भेजते हो? क्यों नहीं भेजती आप जाकर प्रज्वल के पिता को चूड़ियां? कहाँ हो आप? अगर आपको बड़े बहुत ज्यादा हिंदू होने का गर्व है ना अपने ऊपर, आपको लगता है कि हिंदू की रक्षा करनी है, हिंदू की रक्षा करने में क्या बेटियां नहीं आती? क्या आपको अपनी बेटियों की रक्षा नहीं करनी? तो क्यों लोग अपने घरों में छुपकर बैठे हुए हैं और क्यों बाहर निकलकर क्यों सड़कों पे नहीं आते? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रोड शो भी कर रही हैं, वहीं एक नया मुद्दा सामने आया। प्रज्वल रेवन्ना एक ऐसा नाम है जो पहले भी सांसद रहे और इस वक्त एनडीए अलायंस के जो है वो प्रत्याशी भी है। प्रधानमंत्री ने उनके लिए जो है रोड शो भी किया और उसके बाद वो देश छोड़कर भाग गए। पूरे मुद्दे मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ऋचा शर्मा जी, जो सोशल एक्टिविस्ट है। कैसे देख रही हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, मैं हैरान हूँ कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी मैंने जस्ट 5 मिनट्स बैक मैंने अभी देखा कि अमित शाह जी ने ये बात बोली है कि ये जो भी आरोप हैं वो सारे गलत हैं, और वहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटका में, तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जी? मतलब बीजेपी ने ना लोगों को एक स्टैंडर्ड दे दिया है कि आप इससे नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि आपने एक लेवल दिया है लोगों को कि यहाँ तक गिरने के बाद कोई नीचे जगह ही नहीं बचती है। क्या ये सिर्फ प्रज्वल की बात है? ये तो इलेक्शंस का टाइम है और बहुत सी चीज़ें सामने आ गई, लेकिन लगातार पिछले 10 सालों में जिस वजह से कांग्रेस सरकार ने सत्ता खोई थी, अगर आपको याद होगा, वो एक भयावह केस था जिसमें कांग्रेस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। उस लड़की को इलाज के लिए पूरा उसका खर्चा उठा रहे थे, ना सिर्फ खर्चा, मतलब उसका पूरा का पूरा देख रेख हो रही थी, उसको सिंगापुर तक भेजा जा रहा था इलाज के लिए, और उन्होंने उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन 1 वीक जो जितने भी आरोपी थे वो पकड़े गए थे, जेल में थे, और उनके ऊपर केसेस भी चले और उनमें से फांसी भी लगी कितनों को। और ये वो एक केस था जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपनी सत्ता खोई थी। लोग सड़कों पर आए थे, और मैं कांग्रेस सपोर्टर होते हुए मैं खुद उस वक्त सड़कों पे आई थी दामिनी के लिए इंसाफ मांगने के लिए। और उसके बाद 2014 के बाद वैसे से भी भयावह केसेस हुए हैं जिनमें आधे से ज़्यादा बीजेपी के लोग शामिल हैं। अगर मैं आज उन्नाव का केस लूँ, सेंगर, जिसने एक लड़की का ना सिर्फ रेप किया बल्कि उसको बचाया जा रहा था, जब उस लड़की ने रिपोर्ट किया उसके पिता को मार दिया गया जी। वो लड़की उसको मोलेस्ट किया गया, और जो सेंगर के सपोर्टर्स थे, बजाय बीजेपी सपोर्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, बजाय उसके अगेंस्ट जाने के लिए उसके सपोर्ट में रैलीज निकल रही थी। सब जानते थे कि ये सेंगर ने किया है। जब वो लड़की योगी जी के यहाँ पर गई और वहाँ पर जाकर उसने आत्मदाह की कोशिश करी, तब उसके ऊपर केस दर्ज हुआ था, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और केस दर्ज होने के बाद जब सेंगर को बीजेपी की तो वो एमएलए सीट से भी नहीं हटा था, जब उसको सजा हुई उसके बाद पूरी उस लड़की के वकील से लेके उसका पूरा खानदान सेंगर ने जेल में बैठे बैठे खत्म कर दिया था। ये सब जानते हैं। वो एक अलग चीज़ है कि इस देश में लोगों की जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन मेरे जैसे लोग जो शायद किसी पार्टी की फिक्र नहीं करते, जो देश में किसी धर्म की फिक्र नहीं करते, वो देश की फिक्र करते हैं, उन लोगों की याददाश्त तेज़ है और वो याद रखते हैं। सेंगर का केस है,
उन्नाव का केस है, हाथरस का केस है, जिसमें एक लड़की को जला दिया गया उसके रेप करने के बाद, और रातों रात जलाया किसने था? वहाँ की यूपी की पुलिस ने जी, बिल्कुल। और उसके माँ बाप को ये भी वो मौका नहीं मिला था कि वो अपनी बेटी का दाह संस्कार कर पाते। किसने किया था ये सब? हाथरस का जो भी केस था, क्या उसमें बीजेपी इन्वॉल्व नहीं थी? उसके बाद केस आता है उस आसिफा का, जिसको एक पुजारी रेप करता है, वो बच्ची जिसको पुजारी रेप करता है, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें इनके नेता शामिल हैं, और उनको बचाने के लिए सब जानते थे कि आसिफा के साथ क्या हुआ था, उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, और तभी भी रैलियां निकाली थी बीजेपी वालों ने अपने उन जितने भी वो गुंडे थे उनको बचाने के लिए, उन रेपिस्ट को बचाने के लिए। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है, सबसे पहले तो प्रज्वल वाला केस कोई नया केस नहीं है। बीजेपी वाले सब जानते थे कि वो इंसान कैसा है, उसका कैरेक्टर क्या है। अगर आज हम किसी के साथ बैठते उठते हैं, हमें मालूम होता है कि वो इंसान क्या है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होते हुए क्या उनको उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता? 2876 लड़कियां हैं जिनके साथ उसने बलात्कार भी किया है, यौन शोषण भी किया है, उनके वीडियोस भी बनाए हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए। इससे ज्यादा घिनौना अपराध कोई नहीं हो सकता। ये एक छोटी फिगर नहीं है। आपने मैं आपको अभी क्या बोला कि नीचता की आपने सारी हदें पार कर दी हैं कि एक नहीं, दो नहीं, 2800, और वो कब से ये सब कर रहा है। और बीजेपी ऐसे अलायंस में उसको लेती है और उसको टिकट देती है, प्रचार करते हैं, और प्रधानमंत्री जी उसको सपोर्ट करते हुए लोगों से अपील करते हैं वोट की जी। और जब उसकी ये सारे घिनौने अपराध जब उसके सामने आ जाते हैं तो उसको रातों रात भगा दिया जाता है। क्या ये है बीजेपी का न्यू इंडिया, मोदी का परिवार? क्या ये है मोदी का परिवार, जिसमें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए शायद उनकी कोई इज्जत ही नहीं है? क्योंकि जिस तरह के बयान वो हमेशा से देते आए हैं, वो मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं। ना इस देश में बेटियां सुरक्षित हैं, ना इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, और आप बातें कर रहे हो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप कह रहे हो महिलाओं की मंगलसूत्र की बातें। आपके हर भाषण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, एक ही मुद्दा होता है, वो होता है ऑपोजिशन को किस तरह से आपको नीचा दिखाना है। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि अगर यहाँ पर जो रवन्ना है जो भागे हैं देश छोड़कर, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति मुस्लिम होता तो स्मृति ईरानी एक महिला मंत्री हैं। मैं अभी इसी बात के ऊपर आपके साथ आने वाली थी कि ये स्मृति ईरानी को क्या सिर्फ राहुल गांधी को गाली निकालने के लिए रखा गया है? क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी को अपने बिल से बाहर निकलते हुए तभी देखा है जब उनको राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी करनी होती है, उनके परिवार के ऊपर कोई टिप्पणी करनी होती है। वो तो एनीवेज हमें लगता है कि शायद या तो वो राहुल गांधी से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, या फिर उनको हायर ही इसलिए किया गया है बीजेपी द्वारा कि वो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी कर सके। एक औरत जिसको इस देश की औरतों से कोई लेना देना नहीं है, इस देश के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, उसको मंत्री बना दिया जाता है महिला और बाल विकास का। उसको आपने मंत्री बना दिया, जिसने आज तक एक बार ना उन्नाव के ऊपर, ना हाथरस के ऊपर, ना कथुआ के ऊपर कभी कोई बयान नहीं दिया। और आज भी वो फिर से अपने बिल में जाकर घुस गई है अगले 2-4 दिनों के लिए, जब तक ये केस ठंडा नहीं हो जाता। एक नया मुद्दा हो सकता है अभी मोदी जी फिर से कोई भाषण निकाले और जिसमें वो कांग्रेस के बारे में फिर से कोई नई चीज बोले और देश की मीडिया सिर्फ वही दिखाने में लग जाए, और ये डेफिनेटली ये केस दब जाएगा और ये लोग फिर से भूल जाएंगे कि प्रज्वल कौन था या उसने क्या किया था। और उसके बाद स्मृति ईरानी जैसी औरतें बाहर निकलेंगी और उसके बाद वो राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करेंगी। मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी से, उनकी सौतेली बेटियां भी हैं, मैं उनसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके अंदर गैरत है? क्या आप सचमुच औरत हैं? क्या आप माँ भी हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर, ना तो एक माँ की तो बात छोड़िए, उनके अंदर तो एक औरत होने का भी दिल और एक आत्मा नजर नहीं आती है। जो औरत सिलेंडर लेके 400 का सिलेंडर जब होता है तो वो सड़क पे बैठ जाती है, रेप होता है तो वो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज देती है, उस सरकार को जो कि अकाउंटेबिलिटी लेती है हर रेप का, हर क्राइम का।
उस इंसान को आप चूड़ियां भेजते हो। आज उन्होंने मोदी जी को चूड़ियां क्यों नहीं भेजी? आज उन्होंने अमित शाह जी को जो ये टिप्पणियां कर रहे हैं उनको क्यों नहीं चूड़ियां भेजते हो? क्यों नहीं भेजती आप जाकर प्रज्वल के पिता को चूड़ियां? कहाँ हो आप? क्या आपको और मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस देश की सरकार से, मुझे आज प्रॉब्लम है इस देश की जनता से, जो सब कुछ देखकर अंधे होकर बैठे हुए हैं, जिनको कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है। आज उन बच्चियों के 2800 बच्चियों के साथ हुआ है, कथुआ की बच्ची के साथ हुआ है, हाथरस में हुआ है, उन्नाव की बच्ची के साथ हुआ है, कल आपके घरों में भी बेटियां हैं, ये भूलिए मत। ये और जितने भी ये रेप केसेस हुए हैं, अगर अंकिता मर्डर का केस भी मैं निकालूं तो वो अंकिता कोई मुसलमान लड़की नहीं थी जो आप चुप होके बैठे हैं। अगर आपको बड़े बहुत ज्यादा हिंदू होने का गर्व है ना अपने ऊपर, आपको लगता है कि हिंदू की रक्षा करनी है, हिंदू की रक्षा करने में क्या बेटियां नहीं आती? क्या आपको अपनी बेटियों की रक्षा नहीं करनी? तो क्यों लोग अपने घरों में छुप कर बैठे हुए हैं और क्यों बाहर निकलकर क्यों सड़कों पे नहीं आते? सड़कों पर आए थे ना, तो क्या वो आपका सिर्फ एक मोडस ऑपरेंडी थी? क्या वो आपका सिर्फ एक षड्यंत्र था? आपको दामिनी से कोई लेना देना नहीं था, आपको सिर्फ कांग्रेस सरकार को गिराना था, इसलिए आप सड़कों पर आए थे। क्योंकि अब मैं किसी के अंदर भी कोई आउटरीच देखती ही नहीं हूँ। जब यहाँ की लड़कियां लुटती हैं, जब यहाँ की लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन होती है और ये इनके नेता जाकर मोलेस्ट करते हैं उनको, और उन्हीं लोगों को आप बिठा देते हैं। ब्रिजभूषण, कितने केसेस हैं ब्रिजभूषण के ऊपर? 36 केसेस हैं और शायद उससे ज्यादा केसेस होंगे। मे बी मैं आई एम नॉट गुड एट काउंट्स। उसके ऊपर इतने केसेस, जिसमें एक केस मर्डर का भी है। उस आदमी के अगेंस्ट, उसकी छवि बहुत तो अच्छी नहीं थी, खराब छवि वाले इंसान के अगेंस्ट जब वो रेसलर्स, जिनको मोदी जी ने तमगे पहनाए थे, जो जानते हैं कि वो हमारे देश के लिए कितनी मायने रखते हैं, वो रेसलर्स, मोदी जी के परिवार की भी बेटी कही जाती थी और वो खुद मोदी सपोर्टर्स थी। आप जानते हैं कि वो खुद मोदी सपोर्टर्स थे। उन्होंने तो मोदी जी के लिए मुसलमानों तक को, फार्मर्स तक को गलत बोल दिया था ना, लेकिन जब अपने ऊपर बीती तो उनको चीजें समझ आई और वो प्रोटेस्ट के लिए बैठी। और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खुद उनके प्रोटेस्ट में शामिल थी। जब वो बैठी वहां पर, तो आपने उनको लोगों के मनों में उनके लिए, उनके अगेंस्ट भावनाएं पैदा कर दी। आपने क्या किया ब्रिजभूषण के साथ? क्या आपने ब्रिजभूषण के ऊपर कोई एक्शन लिया? आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है बिना कन्विक्शन के, सिर्फ एक विटनेस के ऊपर आपने उसको जेल में डाला हुआ है, जिसके ऊपर सिर्फ एक घोटाले का केस आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक इल्जाम है घोटाले का, पैसे का घोटाला। यहाँ औरतों, यहाँ बच्चियों के घोटाले हो रहे हैं, उनके रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और आपके जो नेता है जो ये मर्डर और रेप करते हैं, या तो वो पार्लियामेंट में बैठते हैं या फिर आप उनको जर्मनी भेज देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ इस देश से कि जब बेटियां सड़कों पे आती हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, ये देश उनके साथ क्यों नहीं होता? क्यों हमारे, अगर आज उन रेसलर्स के साथ ये देश होता, ये देश अगर उनका साथ दे रहा होता, तो ये प्रज्वल जैसे लोग सत्ता में खड़े नहीं होते वोट मांगने के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री उनके लिए प्रचार करते हैं, वहीं प्रधानमंत्री एक तरफ देश की बेटियों की फिक्र भी तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मंगलसूत्र छिन जाएगा। यही मैं आपको बोल रही हूँ, कहने से क्या होता है? क्या प्रधानमंत्री जी की खुद की कोई औलाद है जो उन्हें इस बात की फिक्र है कि देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? मुंह से तो कोई भी कुछ भी बोल देता है। छीन जाएगा इंडिया अलायंस। मैं आपको वही बोल रही हूँ, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। और रही बात मंगलसूत्र की, कहाँ थे, कहाँ मोदी जी की ये फिक्र थी जब कोविड में लोगों के घरों से एक के बाद एक लाशें उठ रही थी? मेरे अपने घर से 4 लाशें उठी थी, एक के बाद एक, और वो इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से। अगर आज आप ये कहो कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, ये जिम्मेदारी केजरीवाल की थी कि वो बेड्स मुहैया कराते, तो आई एम सॉरी, ये जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री की थी कि कोविड आने से पहले आप जानते थे कि हमारी कंट्री में कोविड सबसे बाद में आया था। आपने क्या किया? क्या आपने फ्लाइट्स बंद करी थी टाइम रहते? आपने नहीं की। आपको आगाह किया गया, उसके बावजूद आपने कोई एक्शन नहीं लिया। रातों रात आप लॉकडाउन कर देते हैं। वो मजदूर जो ट्रेनों के नीचे कट के मर गए, क्या उनकी औरतों के मंगलसूत्रों की फिक्र नहीं थी आपको? मैं हैरान हूँ कि कोविड जैसे इतनी बड़ी महामारी के बाद, कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी के बावजूद और लोगों के घरों से इतनी लाशें निकलने के बावजूद, अगर आज भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, तो आई एम सॉरी, ये देश शायद मोदी जी ऐसे लोगों के लायक ही है। क्योंकि मैं जिस वक्त मेरे घर से लाशें निकल रही थी, मेरी आत्मा कचौट रही थी मुझे, और उसके बावजूद
इतनी डेथ्स होने के बाद भी हम लगे हुए थे कि हम मैंने कम से कम 28 मजदूरों को उनके घर भेजा था, हम तब भी सेवा करने में लगे हुए थे। इसे बोलते हैं देशभक्ति। देशभक्ति वो नहीं होती कि आप अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो वो देशभक्ति है। देशभक्ति ये नहीं होती उसके खिलाफ आप खिलाफ बोलने की बजाय आप चुपचाप सह रहे हो। देशभक्ति वो नहीं होती। जी, एक आखिरी सवाल होगा कि तो इन तमाम इल्ज़ाम से क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी गद्दी से प्यार है, क्या देश से प्यार नहीं है? प्रधानमंत्री जी का मैंने आपके लास्ट इंटरव्यू में भी एक चीज़ बोली थी कि उनका परिवार ये देश नहीं है, उनका परिवार अदानी और अंबानी है। आप जाइए रिपोर्टिंग करिए तो शायद आपको पता चलेगा कि इस देश का जो मीडिया है, आधे मीडिया हाउसेस अंबानी के अंडर आते हैं और आधे मीडिया हाउसेस अदानी के अंदर आते हैं। और यही रीज़न है कि आज आपको सिर्फ जब आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं ना तो आपको सिर्फ मोदी 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 नज़र आता है। आपको उसके अलावा मोदी से कोई क्वेश्चन करने वाला नज़र नहीं आता। इस देश में जिस तरह से बेटियों के रेप हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही है। 600 से ऊपर किसान मरे थे इस आंदोलन से, जिसमें खुदकुशी भी की और जिसमें आप अगेन ये जैसे अभी आपने रेप की बात करी, उसी तरह से वो किसानों को रौंदा था ना, वो भी बीजेपी का ही नेता था जिसने किसानों को रौंदा था। कितने दिन जेल में रहा वो? क्या किया उसके साथ? आपने कौन सा एक्शन लिया? क्यों इस देश के जो किसान हैं क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? वो हमें खाना देते हैं। मैं ये समझती हूँ, आप धर्म की बातें करते हैं, आप करते हैं, आप मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। मैं कहती हूँ अगर मेरा कोई भगवान है तो वो देश का किसान है, जिसकी वजह से मुझे रोटी मिलती है, जिसकी वजह से इस देश के घर घर में अनाज पहुँचता है, लोगों का पेट भरता है। अगर आप उस किसान को गाली देते हो, उस किसान को खालिस्तानी बुलाते हो, उस किसान को भी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो ये देश, हाँ ये देश मोदी जैसे लोगों के लायक ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऋचा शर्मा थी, तमाम सवालों के जवाब दिए। इन्होंने कहा कि देश को मंदिर मस्जिद से हटकर पहले देश समझने की ज़रूरत है और लोग वोट करते समय, यानी कि 5 चरणों के चुनाव बचे हैं, वोट करते समय वो सब कुछ याद रखना चाहिए कि देश किन किन हालातों से गुजरा है और कैसा कैसा वक्त देश के लोगों ने देखा है। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।